गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। KVS PRT बैच में हम सभी हिंदी NCERT के क्लास 1 की बुक सारंगी 1 और क्लास 2 की बुक सारंगी 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सारंगी 2 के क्वेश्चन अभी बनाए जा रहे हैं, तो जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको प्रश्नों की श्रृंखला पूरी मिल जाएगी। आज से हम सभी स्टार्ट करेंगे कक्षा 3 के बच्चों में जो हिंदी की बुक चलती है, जिसका नाम चेंज हुआ है और वीणा नाम से चलती है। ठीक है, जिसे वीणा 1 भाग 1 के नाम से जानते हैं। आज हम सभी क्लास 3 के हिंदी पाठ्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और एक पाठ से लेकर पूरे पाठ तक कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम 1 से लेकर 5 पाठों तक के जितने भी आपके पाठ हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले पाठ की ओर। वीणा 1 में जो पहला पाठ है वो है पाठ 1, जिसका नाम है सीखो। क्या है? सीखो। और इसको इकाइयों में बांटा गया है। ये इकाई 1 में आता है जो हमारा पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और सीखो जो है भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। अब कविता में यहाँ पे सीखने के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो पहला है, आइए स्टार्ट करते हैं इस कविता को। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो। अब आप देखेंगे, सीखो अगर कब पाठ का नाम जानना हो गया, हर एक लाइन में सीखो सीखो लिखा होगा, तो आप इस लाइन से जान सकते हैं किस पाठ से संबंधित है। तो ये किस पाठ से संबंधित होगा? ये सभी लाइनें सीखो नामक पाठ से संबंधित है और वीणा 1 कक्षा 3 के बुक से ली गई है। ठीक है, अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। फूलों, फूल आप देखते हैं नित्य क्या होते हैं? सुबह सुबह खिले हुए लगते हैं, बिल्कुल तरोताज़ा लगते हैं। तो उन्हें तो कब ये कह रहा है कि फूलों से नित्य क्या करना चाहिए? नित्य हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? हंसना। क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। नित्य का मतलब है हमेशा, डेली। ठीक है, क्या करना सीखना चाहिए? हंसना। जिस प्रकार फूल सुबह सुबह खिले हुए प्रतीत होते हैं, वैसे ही नित्य हमें भी हंसते रहना चाहिए। भंवरों से नित्य गाना सीखा। ठीक है, और भंवरों से, भ्रमरों से क्या सीखना चाहिए? कि भ्रमर बिना किसी डर के अपने ही गाने में मस्त होके घूमते रहते हैं। ठीक है, यानी अपने ही धुन में मस्त रहना चाहिए। तो भंवरों से हमें क्या सीखना चाहिए? गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित। तरु का मतलब क्या होता है? तरु का मतलब होता है आपका पेड़। नित का मतलब हमने बताया रोज। ठीक है, झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पेड़, पेड़ देखो सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान होता चला जाता है, लेकिन उसकी जो डालियां हैं झुकी होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम चाहे जितने बड़े बन जाएं, लेकिन हमें हमेशा शीश झुका के ही मिलना चाहिए सभी से। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है? शीश झुकाना। किससे? तरु की झुकी डालियों से शीश झुकाना सीखना है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ठीक है, और हमें हवा से क्या सीखना चाहिए? हवा के जो धीरे धीरे झोंके से हवाएं चलती हैं, उनसे सीखना है कि हमारा मन भी कोमल भाव से सभी के साथ व्यवहार करे। जैसे हवा सबके साथ समान व्यवहार करती है, वैसे ही हमारा कोमल भाव सबके प्रति समान रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। और दूध में जिस प्रकार पानी मिल जाता है, उसी प्रकार हमें सभी से एक रूप होकर मिलना चाहिए। ठीक है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और हमें सूरज की जो रोशनी पड़ती है उससे सीखना चाहिए, क्योंकि उसकी रोशनी पड़ते ही क्या हो जाता है? चारों तरफ अंधकार जो है वो छट जाता है
और हमें एक रोशनी दिखाई देती है। तो उसी तरह हमें जगना भी चाहिए और उसी तरह लोगों को जागृत करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब देखिए लता और पेड़, जिस प्रकार पेड़ों में लताएं लिपटी हुई रहती हैं, ठीक है, उसी तरह हमें सभी को क्या करना चाहिए, हमें सभी से प्रेम भाव से मिलना चाहिए, उन्हें गले लगाना चाहिए, ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जिस प्रकार दीपक क्या करता है, किसी कमरे में अंधेरे में जलाने पर हर तरफ उजाला हो जाता है, उसी प्रकार हम सभी को क्या बनना है, दीपक की तरह बनना है कि हम दूसरों के भी अंधकार को क्या कर सकें, दूर कर सकें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पृथ्वी से क्या सीखना है, पृथ्वी से सीखना है कि किस प्रकार से प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर सारी चीज़ें उगते हैं, फल होते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं सब धरती पर ही उगाए जाते हैं। तो उनसे हमें क्या सीखना है, सच्ची सेवा करना सीखना है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा, जलधारा का मतलब होता है बहता पानी। जो नदियों का बहता पानी है, उनसे हमें सीखना है कि चाहे जो भी कठिनाई भरे रास्ते हों, उनमें हमें क्या करना है, हमेशा जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना, ठीक है। और हमें धुएं से क्या सीखना है, धुएं से सीखना है कि हरदम हम ऊंचाई पर ही चढ़ते रहें, हमेशा ऊंचे बनते रहें, बड़े बनते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या क्या चीज़ सीखना है। फूलों से हमने क्या सीखा, फूलों से हंसना सीखा है, भौरों से गाना सीखा है, पेड़ों की डालियों से शीश झुकाना सीखा है, हवा से क्या सीखा है, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से क्या सीखा है, मिलना और मिलाना, सूरज से क्या सीखा है, जगना और जगाना, लता और पेड़ से क्या सीखा है, सबको गले लगाना, ठीक है। ये बातें याद रखनी है। दीपक से हमने क्या सीखा है कि अंधेरा हरना, पृथ्वी से क्या सीखा है, सच्ची सेवा करना, जलधारा से क्या सीखा है, जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से क्या सीखा है, ऊंचे ही हमेशा ऊंचाई पर चढ़ना, हम हमेशा आगे बढ़ते रहना अपने जीवन में, ठीक है। और ये कविता किसके द्वारा लिखी गई, श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। अब आगे चलते हैं अगले पाठ की ओर। अगला पाठ भी हमारा पाठ 2 है। पाठ 2 का नाम है चींटी, ठीक है, चींटी। और चींटी भी क्या है, भाषा की कौन सी विधा है, भाषा की कविता विधा है, ठीक है। अब चींटी को भी कविता के रूप में ही पढ़ना है। अब देखिए, हर पल, पल का मतलब है समय, पल का क्या मतलब होता है, समय होता है। हर पल चलती जाती चींटी, हर का मतलब है प्रत्येक, समय, चींटी जो है चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी, श्रम का मतलब है मेहनत, ठीक है, मेहनत के साथ वह गुनगुनाते हुए हमेशा चलती रहती है, गाना गुनगुनाते हुए मेहनत करती रहती है, ठीक है। कड़ी धूप हो या वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी, चींटी का मुख्य काम क्या है, दाना, अपने लिए दाना इकट्ठा करना, चाहे कड़ी धूप हो चाहे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो, चींटी क्या करती है, अपना हमेशा दाना चुनकर पहले से रख लेती है। सचमुच कैसी कलाकार है, चुनकर मतलब है इकट्ठा करना, ठीक है, सर्दियों के लिए इकट्ठा करना। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। आप देखेंगे किस प्रकार से चींटियाँ कलाकारी करती हैं, और चींटियाँ जिस रास्ते से जाती हैं एक आकार बनाते हुए जाती हैं, तो किस प्रकार से घर को चींटियाँ सजा देती हैं, ठीक है। छोटा तन है पर बड़े इरादे, चींटियाँ देखने में कैसी लगती हैं, छोटी लगती हैं, यानी छोटे शरीर वाली हैं, लेकिन इनके इरादे बहुत बड़े होते हैं कि किसी पहाड़ पर, पत्थर पर ये आसानी से चढ़ जाती, नहीं कभी घबराती चींटी, और कभी भी इन चींटियों के अंदर घबराहट की भावना नहीं होती है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
चींटी के पैर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे पैर होने के बावजूद क्या करती हैं, ये पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये जिद पर आ जाती है। ठीक है, अड़ जाने का क्या मतलब है, अड़ जाने का मतलब है जिद जिद पर आना, जिद पर आना। जहाँ पे ये जिद पर आ जाती हैं, बड़े से बड़े काम को भी कर जाती हैं। ठीक है, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटियाँ हमें क्या सिखा रही हैं, चींटियाँ ये सिखा रही हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वही हमारे प्रभु के लिए पूजा है, पूजा का काम करती है जो हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, प्रकाश मनु के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इस तरह आपके वीणा भाग 3 का भाग 1 के 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे तीसरे चैप्टर। अब हम पाठ 3 को पढ़ेंगे। पाठ 3 का क्या नाम है, कितने पैर। ठीक है, पाठ 3 का जो नाम है वो कितने पैर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे और अध्यापिका होती है। तो बच्चे सबसे पहले जब स्कूल जाते हैं तो अध्यापिका को क्या बोलते हैं, सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका बच्चों को क्या बोलती है, सुप्रभात बच्चों, आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। यानी आज उनके क्लास में पैरों की संख्या की बात की जाएगी। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती हैं। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तो उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और ये पहला चरित्र है इस पाठ का, श्याम। जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया कि केचुआ ही ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होता, वो पेट के बल सरकता है। अध्यापिका क्या कहती है, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को क्या कहते हैं, द्विपाद। अब जिनके 2 पैर होंगे उनको क्या बोलेंगे, द्विपाद बोलेंगे। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? मनुष्य के तो 2 पैर होते हैं, अब इसके अलावा किसके 2 पाद होंगे? तो वहाँ पे एक बच्चा और खड़ा हुआ जिसका नाम था क्या, रमेश। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती हैं न अध्यापिका जी। रमेश कह रहा है जितनी भी चिड़िया होती हैं वो उन सभी के पास 2 पैर होते हैं, 2 जोड़ी पैर होते हैं। अध्यापिका, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? सविता। अब एक बच्ची खड़ी हुई, सविता ने कहा, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया। ठीक है, उसके 2 पैर थे, वह कूद कूद कर चलता था, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। सविता कहती है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई हूँ। तब रजनी कहती है, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी, मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट में एक थैली भी होता है जिसमें वह अपने बच्चों को साथ ले जाता है। ठीक है, फिर अध्यापिका, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब धीरे चलता है तो वह झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद कहते हैं। इसलिए कंगारू को क्या कहेंगे, चतुष्पाद। और कभी कभी आगे बढ़ने पर वो अपनी पूंछ का भी प्रयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और आदि। तो समीर आगे बोलता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा कहती है, बकरी, गधा, बंदर, इन सबके 4 पैर ही होते हैं, चतुष्पाद जीव हैं। ठीक है, रफिया नाम लेती है, मेढक, ऊँट, बिलाव, घड़ियाल। रमेश कहता, शेर, चीता। विपिन कहता, जेब्रा, जिराफ। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी ही हैं, बताइए इनके कितने पैर होते हैं? मीना,
जी अध्यापिका जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिने हैं और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, अरे वाह! अब आप स्वयं गिनकर आई आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम फिर उठकर कहता है तितली, सिमरन कहती है झींगुर। ठीक है, कुछ जीव होते हैं जिनके 6 पैर होते हैं। अध्यापिका, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतने रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं? रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। सविता कहती हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलता है। अध्यापिका, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट की विषय में बताना चाहती हूँ जिनके 30 से लेकर 382 पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर होते हैं। वह अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। ठीक है, कितने पैर? 30 से लेकर 382। आप में से ने किसी ने खजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं। अध्यापिका कहती वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर, गीली घास में, पत्थरों के ढेर के नीचे। पर सोचने वाली ये बात है कितने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। ठीक है, तो इसको लिखा है मंजुल भार्गव ने। अब आपको समझ में आया किसके कितने पैर होते हैं, और उसके साथ साथ आप चरित्रों के नाम भी याद रखिएगा क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। हमारा अगला चैप्टर है पाठ 4, ठीक है, जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। बया जो है हमारी एक चिड़िया रानी है। ठीक है, बया के बारे में बताया गया है। बया और यह भाषा की कौन सी विधा है? भाषा की कविता विधा है। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती। बया कुछ पेड़ों में, छोटे छोटे पेड़ों में लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, तो तिनके लाकर वो क्या करती है? अपने घोंसले को बनाती है, यानी उसका घोंसला ही उसका महल है। ऊंची डाली पर लटकाती, और जो पेड़ का सबसे ऊंचा भाग होता है वहाँ पर वो अपने महल को, अपने घोंसले को लटकाती है। खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। और खेतों पे जा जाके वह क्या करती है? दाना को बिनती है, वहाँ से दाना लेके आती है। नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से पानी लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि बया, तुझको हम दूर नहीं जाने देंगे, हम अपने आंगन में दानों को फैला देंगे। और हौज, हौज का मतलब है कुंड, कुंड में हम तुम्हारे लिए पानी भर देंगे जिसमें मीठा मीठा ठंडा जल रहेगा। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। फिर घोंसले में क्या देगी? अपने अंडे को सेएगी, ठीक है, उसका पालन पोषण करेगी, तो उसमें से नन्हे बच्चे निकलेंगे। तब आकर बारी बारी से, बारी बारी का मतलब है क्रम से, कर लेंगे उनकी निगरानी। तब हम क्या करेंगे? हम लोग बारी बारी से उनकी निगरानी करेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे। अब कब ये कह रहा है कि जब उनके पैर हो जाएंगे, ठीक है, पर निकलेंगे, पंख निकलेंगे, तब वो जब उड़ने के काबिल हो जाएंगे तो वो बया बन के ही उड़ जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तब चिड़िया रानी के कब कवित्री कह रही है कि तब मैं तुम्हारे पास रहूँगी, तुम रोना नहीं, तुम अपने आप को अकेले मत समझना। ठीक है, और लिखा किसने है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें दो जो भी लाइनें हैं उनको याद रखिएगा, वही आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है पाठ 5। पाठ 5 का नाम है आम का पेड़। और आम का पेड़ क्या है? एक कहानी है। ठीक है, कहानी कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होती है कि गर्मियों के दिन थे। सौरभ, एक चरित्र मिला सौरभ। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम बेचे। आम कैसे थे? आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे।
अब सौरभ ने सोचा क्या, जब आम उसको मिला तो ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लाऊंगा। सौरभ क्या सोच रहा है कि ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब पानी डालना बंद कर दिया तो एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा और सौरभ ने कहा चिल्लाते हुए, पौधा निकल आया, पौधा निकल आया। कहते कहते वह अंदर भागा, अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में लाया। सौरभ की बहन का क्या नाम था, उसकी बहन का नाम था प्रिया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। अब सौरभ क्या बोल रहा है, सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, पिताजी अब क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, पिताजी उनके क्या बोले कि छोटे से पौधों को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह पेड़ बड़ा बन जाएगा, इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें क्या लगेंगे, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास होगी, परंतु सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5 चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सीरीज में भी ऐसे ही 5 चैप्टरों को लाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको 3 दिन में अब जो वीणा कक्षा 3 के लिए हिंदी की बुक है वो आपका 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका क्वेश्चन जो बन रहा है बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट होगा, क्विज होगा और आप उसमें अपने तैयारी का आकलन स्वयं करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।